2014 याद है, वो साल जब इंडिया की गलियों में हर हाथ में एक नया स्मार्टफोन दिखता था। हर कोई अपने इनिशिएटिव स्मार्टफोन को लेकर एक्साइटेड था और ऐसा लगता था जैसे टेक्नोलॉजी हर किसी की पहुंच में आ गई है। माइक्रोमैक्स, कार्बन, लावा और इंटेक्स जैसे इंडियन स्मार्टफोन ब्रांड्स हर जगह थे। ये सिर्फ नाम नहीं थे, बल्कि हर आम आदमी के सपनों का हिस्सा बन चुके थे। वे सिर्फ ब्रांड्स नहीं थे, वे नेशनल प्राइड का सिंबल थे। लाखों लोगों के लिए स्मार्टफोन को एक्सेसिबल बना रहे थे। गांव से लेकर शहर तक हर कोई डिजिटल इंडिया का हिस्सा बन रहा था। माइक्रोमैक्स ने तो सैमसंग को भी पछाड़ दिया था और इंडिया का टॉप स्मार्टफोन ब्रांड बन गया था। ये एक ऐसा पल था जब लगा कि इंडिया ग्लोबल मार्केट में अपनी पहचान बना सकता है। बिलबोर्ड्स, टीवी एड्स और सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट्स ने इन ब्रांड्स को घर घर का नाम बना दिया था। हर टीवी ब्रेक में इनका एड आता था और हर नुक्कड़ पर इनकी चर्चा होती थी। ऐसा लग रहा था जैसे टेक रिवॉल्यूशन की शुरुआत हो गई है। इंडिया के अपने दिग्गज लीड कर रहे थे। युवाओं में एक नई उम्मीद थी और स्टार्टअप कल्चर भी तेजी से बढ़ रहा था। लेकिन वह गोल्डन एरा जितनी जल्दी आया, उतनी ही जल्दी गायब हो गया। अचानक से ये ब्रांड्स गायब होने लगे और मार्केट में सन्नाटा छा गया। आज आपको ये ब्रांड्स किसी भी मोबाइल स्टोर में मुश्किल से मिलेंगे। नई कंपनियों ने इनकी जगह ले ली है और पुराने नाम अब सिर्फ यादों में रह गए हैं। हम 22% मार्केट शेयर से लगभग 0 पर कैसे आ गए? क्या वजह थी कि इंडियन ब्रांड्स टिक नहीं पाए? क्या ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की रेस थी या कुछ और? यह एक मीटियोरिक राइज, एक ड्रामेटिक फॉल और उन लेसन्स की कहानी है जो हमें सीखने चाहिए। ये कहानी सिर्फ बिजनेस की नहीं, बल्कि सपनों और उम्मीदों की भी है। क्या ये गिरे हुए राजा कभी फिर से उठ सकते हैं? चलो पता करते हैं और जानते हैं कि आगे क्या मुमकिन है। 2010 की शुरुआत में ज्यादातर इंडियंस बेसिक फीचर फोन्स यूज करते थे। उस समय मोबाइल सिर्फ कॉल और एसएमएस तक सीमित थे और इंटरनेट एक्सेस बहुत कम लोगों के पास था। शहरों में भी स्मार्टफोन एक रेयर चीज माने जाते थे। स्मार्टफोन्स एक लग्जरी थे जिन पर एप्पल और सैमसंग का दबदबा था। ये डिवाइसेस महंगे थे और आम आदमी के बजट से बाहर थे। लोग इन ब्रांड्स को स्टेटस सिंबल की तरह देखते थे। इसी बीच इंडियन ब्रांड्स ने एक बहुत बड़ा मौका देखा, आम जनता के लिए किफायती स्मार्टफोन लाने का। उन्होंने समझा कि भारत में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो स्मार्टफोन अफोर्ड करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास ऑप्शन नहीं है। माइक्रोमैक्स, कार्बन और लावा जैसे ब्रांड्स ने बजट फ्रेंडली डिवाइसेस लॉन्च किए, जिससे स्टूडेंट्स, छोटे शहरों के यूथ और वर्किंग क्लास के लिए स्मार्टफोन एक्सेसिबल हो गए। इनिशिएटिव बार छोटे कस्बों और गांवों में भी लोग इंटरनेट और एप्स का मजा लेने लगे। इन ब्रांड्स की मार्केटिंग बोल्ड और रिलेटेबल थी, जिसमें बॉलीवुड स्टार्स और कैची स्लोगन्स थे। टीवी, रेडियो और होर्डिंग्स पर इनका जबरदस्त प्रमोशन होता था, जिससे हर कोई इन फोन्स के बारे में जानता था। अचानक हर कोई स्मार्टफोन ऑन कर सकता था और वह इंडियन था। यह एक नई डिजिटल क्रांति की शुरुआत थी, जिसमें हर तबके के लोग जुड़ने लगे। इन ब्रांड्स ने लोकल नीड्स और डिस्ट्रीब्यूशन को समझा, छोटे से छोटे शहरों और गांवों तक पहुंच गए। लोकल लैंग्वेज सपोर्ट और अफोर्डेबल प्राइसिंग ने इन्हें और भी पॉपुलर बना दिया। 2014 तक माइक्रोमैक्स का 22% मार्केट शेयर था, जो ग्लोबल दिग्गजों से आगे था। यह एक बड़ी उपलब्धि थी, जिसने इंडियन ब्रांड्स को इंटरनेशनल लेवल पर पहचान दिलाई। वे सिर्फ फोन नहीं बेच रहे थे, वे एस्पिरेशन और एक्सेस बेच रहे थे। हर नया स्मार्टफोन एक नई उम्मीद और नए सपनों की शुरुआत बन गया था। यह इंडियन स्मार्टफोन्स का गोल्डन एरा था, जब हर गली, हर मोहल्ले में इन ब्रांड्स की चर्चा थी। लेकिन यह डोमिनेंस एक वीक फाउंडेशन पर बनी थी। टेक्नोलॉजी और कस्टमर डिमांड्स बहुत तेजी से बदल रहे थे और इंडियन ब्रांड्स के लिए यह चैलेंजिंग साबित होने वाला था। अफसोस, इंडियन ब्रांड्स इस बदलाव के लिए पूरी तरह तैयार नहीं थे और आगे की राह उनके लिए मुश्किल होने वाली थी। 2015 में चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स जो इंडियन ब्रांड्स को सप्लाई करते थे, ने सीधे इंडिया में एंट्री करने का फैसला किया। Xiaomi, Oppo, Vivo और OnePlus एग्रेसिव प्राइसिंग और ऑनलाइन फ्लैश सेल्स के साथ लॉन्च हुए। उन्होंने कम दाम पर बेहतर स्पेक्स दिए,
बिचौलियों को हटाकर और कॉस्ट कम करके। इंडियन ब्रांड्स जो कभी प्राइस में अनबीटेबल थे, अचानक पुराने लगने लगे। कंज्यूमर्स ने ज्यादा वैल्यू के लिए जल्दी से चाइनीज फोन्स पर स्विच कर लिया। इंडियन ब्रांड्स जिस लॉयल्टी पर भरोसा करते थे, वह रातों रात गायब हो गई। गेम के रूल्स बदल चुके थे और इंडियन ब्रांड्स को अचानक झटका लगा। सर्वाइवल की लड़ाई शुरू हो चुकी थी। इंडियन ब्रांड्स ने क्विक सेल्स पर फोकस किया, इनोवेशन पर नहीं। उन्होंने R&D या यूनिक फीचर्स में इन्वेस्ट करने के बजाय जेनरिक चाइनीज फोन्स को रीब्रांड किया। जब 4G आया तो वे पीछे रह गए, अभी भी पुराने 3G स्टॉक को क्लियर कर रहे थे। चाइनीज ब्रांड्स वहीं बेहतर कैमरा, बैटरी और डिजाइन के साथ आगे थे। इंडियन ब्रांड्स के पास कोई टेक्नोलॉजिकल एज नहीं थी, बस कम दाम थे। जब वह एडवांटेज गायब हो गया तो उनके पास कुछ नहीं बचा। टेक में आप या तो इनोवेट करो या पेरिश हो जाओ। इंडियन ब्रांड्स ने आसान रास्ता चुना और कीमत चुकाई। उनके विजन की कमी ने उनकी किस्मत तय कर दी। इंडियन ब्रांड्स का शॉर्टकट व्हाइट लेबलिंग था। रेडीमेड चाइनीज फोन्स इंपोर्ट करना और उन पर अपना लोगो लगाना। यह सस्ता और तेज था, लेकिन इससे उन्हें क्वालिटी या इनोवेशन पर कोई कंट्रोल नहीं मिला। वे खोखले ब्रांड बन गए, हर चीज के लिए चाइनीज सप्लायर्स पर डिपेंडेंट थे। जब उन सप्लायर्स ने सीधे इंडिया में एंट्री की तो इंडियन ब्रांड्स पुराने मॉडल्स के साथ रह गए। उनका पूरा बिजनेस मॉडल रातों रात कोलैप्स हो गया। जो शॉर्टकट उन्हें सक्सेस लाया था, वही उनकी बर्बादी का कारण बन गया। अपनी खुद की टेक या मैन्युफैक्चरिंग के बिना वे कंपटीशन नहीं कर सके। शॉर्ट टर्म गेन से लॉन्ग टर्म डिजास्टर हुआ। यह इजी कम इजी गो का एक क्लासिक केस था। चाइनीज ब्रांड्स तैयार होकर आए थे पूरे डोमिनेशन के लिए एक प्लेबुक के साथ। उन्होंने लोकल मैन्युफैक्चरिंग सेट की, दाम कम किए और बहुत कम मार्जिन पर ऑपरेट किया। Xiaomi के ऑनलाइन ओनली मॉडल ने कॉस्ट कम की, जबकि Oppo और Vivo ने स्टोर्स को ब्रांडिंग और रिटेलर इंसेंटिव्स से भर दिया। उन्होंने लॉयल कम्युनिटीज बनाई, फीडबैक सुना और प्रोडक्ट इकोसिस्टम बनाए। फोन्स, टीवी, वियरेबल्स और भी बहुत कुछ। कस्टमर्स को कम पैसे में बेहतर फीचर्स मिले और वे एक ब्रांड का पार्ट महसूस करने लगे। इंडियन ब्रांड्स पुराने तरीकों में फंसे हुए साथ नहीं चल सके। चाइनीज स्ट्रेटजी रिलेंटलेस थी, अनबीटेबल दाम, मैसिव मार्केटिंग और कनेक्टेड डिवाइसेस का एक वेब। इंडियन ब्रांड्स हर मोड पर वर आउट मैन्यूवर्ड। मार्केट लगभग रातों रात बदल गया। पुराने गार्ड को कभी मौका नहीं मिला। इंडियन ब्रांड्स आफ्टर सेल्स सर्विस में बुरी तरह फेल्ड। रिपेयर में महीनों लग जाते थे, स्पेयर पार्ट्स मुश्किल से मिलते थे और सर्विस सेंटर्स कम थे। कस्टमर्स ने भरोसा खो दिया। बुरे एक्सपीरियंस वर्ड ऑफ माउथ से तेजी से फैल गए। चाइनीज ब्रांड्स ने इससे सीखा। इनिशिएटिव दिन से ही रोबस्ट सर्विस नेटवर्क्स में इन्वेस्ट किया। इंडियन ब्रांड्स के लिए खराब सर्विस एक फेटल फ्लॉ बन गई। एक बार जब भरोसा टूटा तो कस्टमर्स कभी वापस नहीं आए। टेक में एक्सपीरियंस उतना ही मायने रखता है जितना प्रोडक्ट। इंडियन ब्रांड्स ने यह कभी नहीं समझा। सरकार की मेक इन इंडिया पहल का मकसद लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना था। विडंबना यह है कि चाइनीज ब्रांड्स को सबसे ज्यादा फायदा हुआ। उन्होंने तेजी से असेंबली प्लांट्स लगाए और इंपोर्ट ड्यूटीज बचाईं। उन्होंने अपने बॉक्स पर मेड इन इंडिया स्टैम्प्ड किया, जिससे कंज्यूमर्स के लिए लाइंस ब्लर्ड। इंडियन ब्रांड्स के पास बड़े पैमाने पर फैक्ट्री बनाने के लिए कैपिटल की कमी थी। पॉलिसी ने असेंबली जॉब्स को बढ़ावा दिया, लेकिन रियल R&D और कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग पीछे रह गई। इंडियन ब्रांड्स छोटे प्लेयर्स बने रहे, जबकि चाइनीज कंपनियां ग्रू स्ट्रॉन्गर। इंडिया में असेंबल करना एक टेक जाइंट बनाने जैसा नहीं है। पॉलिसी के अच्छे इरादों के अनचाहे नतीजे हुए। 2026 में इंडियन स्मार्टफोन मार्केट पर चाइनीज ब्रांड्स का दबदबा है और हर जगह Xiaomi, Oppo, Vivo जैसे नाम छाए हुए हैं। इन ब्रांड्स ने न सिर्फ अफोर्डेबल प्राइसिंग दी,
बल्कि फीचर्स और मार्केटिंग में भी जबरदस्त इनोवेशन किया है। सैमसंग और एप्पल अपनी जगह बनाए हुए हैं, प्रीमियम सेगमेंट में इनका दबदबा बरकरार है। ऐसे माहौल में सवाल उठता है, क्या इंडियन ब्रांड्स के लिए वापसी पॉसिबल है या बाजार में उनकी जगह हमेशा के लिए खो गई है? प्राइस और स्केल पर चाइनीज कंपनियों से कंपटीशन करना एक हारने वाली लड़ाई है, क्योंकि उनकी सप्लाई चेन और लागत बहुत कम है। लेकिन मौका डिफरेंशिएशन में है, ऐसे प्रोडक्ट्स बनाना जो खास इंडियन जरूरतों को पूरा करें, और नीशेस ढूंढना जहां ग्लोबल ब्रांड्स नहीं पहुंच पाए हैं। जैसे सरकार के लिए सिक्योर फोन्स जो डेटा प्राइवेसी और नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए बनाए जाएं, या एजुकेशन और एग्रीकल्चर के लिए स्पेशलाइज्ड डिवाइसेस जो गांवों और छोटे शहरों की असली जरूरतों को समझे। सक्सेस के लिए सिर्फ असेंबली नहीं, बल्कि R&D में लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहिए। नई टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर इनोवेशन में निवेश करना होगा। सरकार का सपोर्ट भी बेहद जरूरी है। नीति और इंसेंटिव्स ऐसे हों जो डीप टेक इनोवेशन और कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दें, ताकि इंडियन ब्रांड्स ग्लोबल लेवल पर कम्पीट कर सकें। सबसे महत्वपूर्ण बात, इंडियन ब्रांड्स को क्वालिटी प्रोडक्ट्स और शानदार सर्विस के साथ फिर से भरोसा बनाना होगा, ताकि कस्टमर्स गर्व से कह सकें, मेड इन इंडिया। अतीत एक चेतावनी भरी कहानी है, जिसमें गलत फैसलों और कमजोर स्ट्रैटेजी की वजह से इंडियन ब्रांड्स पिछड़ गए। लेकिन यह आखिरी चैप्टर नहीं है, नई शुरुआत की पूरी संभावना है। विजन, इनोवेशन और कस्टमर फोकस के साथ इंडियन ब्रांड्स फिर से टेक्नोलॉजी की दुनिया में अपनी पहचान बना सकते हैं। एक नई इंडियन टेक स्टोरी अभी भी लिखी जा सकती है, अगर हिम्मत और लगन से आगे बढ़ा जाए। हर बड़ी वापसी एक सिंगल डिटरमिन्ड स्टेप से शुरू होती है, और शायद अगला कदम आज ही उठाया जाए।